नमस्कार, फिर से स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है नितिन जाट और हम पढ़ रहे हैं बेटा एक नया टॉपिक आपके सामने। एक छोटा स्मॉल सेगमेंट है बायोडाइवर्सिटी का। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लेकिन उसमें मैंने आपको बताया था कि बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन की ज़रूरत क्यों है। अब ये एक छोटा सा टॉपिक और बन जाता है कि क्यों है कंजर्वेशन की ज़रूरत, किसकी होती है, जिसका लॉस हो रहा हो। तो लॉस कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है ना। यही टॉपिक आज आपके सामने लेके हाजिर हैं हम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। और आप जैसा कि सामने देख पा रहे हैं वो है कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, यानी कि क्या कारण है बायोडाइवर्सिटी लॉस या जैव विविधता की क्षति के कारण। अब देखिए, इसमें इनको एक फेमस टैग दिया जाता है, एक नाम दिया जाता है जिसका नाम है इविल क्वार्टेट। ठीक है, ये क्वेश्चन है वो आपके जनरल जो जीटी का है, जनरल टेस्ट, उसका भी टॉपिक है ना। इविल क्वार्टेट बोला जाता है। ठीक है, जैव विविधता की क्षति के कारणों को सम्मिलित रूप से इविल क्वार्टेट बोला जाता है। बायोडाइवर्सिटी लॉस के जो कोज होते हैं उनको कंबाइंड फॉर्म में एक टैग दिया जाता है जिसको बोला जाता है इविल क्वार्टेट। अब देखो, इसमें चार रीजन होते हैं। ठीक है, चार रीजन होते हैं मैक्सिमम, मतलब चार कैटेगरी होती है। ठीक है, चार कैटेगरी में पहला है वो है हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन बढ़ती गई, मानव सभ्यता का विकास होता गया, तो कुछ जो मानव है जब आवश्यकता लालच में बदल जाती है, तो एक तो जनसंख्या लगातार बढ़ रही है तो उनके रहने के लिए जगह, उनको खाने के लिए खेत वगैरह में खेती वगैरह करनी पड़ती है तो उसके लिए जगह चाहिए, है ना। और एक ये है कि बहुत सारे जो मतलब अर्बन क्लास है, अर्बन क्लास है, हाई प्रोफाइल, मतलब हाई अर्बन क्लास है, अपर अर्बन क्लास है। उसमें क्या है, जैसे मान लीजिए कि एक एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि प्रशांत उष्णकटिबंधीय द्वीपों पर मानव ने अपने छुट्टियों के आवास स्थापित करने के लिए, छुट्टियां मतलब वैकेशन पीरियड में 7 दिन की छुट्टी पड़ गई, 1 महीने की छुट्टी पड़ गई, तो जो सी फेसिंग अपार्टमेंट जो होते हैं, मतलब कि जिसमें आप समुद्र देख सको, ऐसे अपार्टमेंट, जैसे आपको एक वो बता देता हूँ, जैसे हनी सिंह का गाना सुनेंगे आप, देसी कलाकार शायद, वो गाना है वो वहीं शुरू होता है सी फेसिंग अपार्टमेंट पे। तो ऐसे अपार्टमेंट बनाने के लिए मानव ने आवास स्थापित किए, तो ऐसे जंगल काटे कि वहां पे 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त हो गई, है ना। तो वो क्या है कि आप आवास लगातार काट रहे हो, तो आवास काटने की वजह से जीव जंतुओं को रहने के लिए जगह चाहिए भाई, जंगल में ही रहेंगे शेर शेर वगैरह, तो उनको आप लगातार काट रहे हो तो फिर वो खत्म होंगे बेटा। तो पहला है आवासीय क्षति एवं विखंडन, हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। इसमें एक फैक्ट दिया हुआ है हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन में कि एक समय पे प्रशांत सॉरी ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन, इसमें लगातार, वर्षावन का मतलब होता है जिनमें लगातार बरसात होती रहती है, और उष्णकटिबंधीय का मतलब होता है जहाँ पे लगातार सौर निवेश रहता है, जो पृथ्वी के मध्य भाग में पाए जाते हैं, जो पृथ्वी के मध्य भाग में पाए जाते हैं यहाँ पे। ये ट्रांजिशन जोन होता है, उसको उपोष्ण कटिबंधीय बोलते हैं। और फिर ये आ जाते हैं टेम्परेट या शीतोष्ण वन, जो ध्रुवों पर पाए जाते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन एक समय पे पृथ्वी के 14% भूभाग पर हुआ करते थे बेटा। एक समय पे ये 14% भूभाग पे हुआ करते थे। वर्तमान में ये 4% के आसपास है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी स्टेट करती है 6% के आसपास, जब ये एनसीईआरटी लिखी गई थी तब। लेकिन वो एक स्टेटमेंट और दे देती है कि जब आप इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे उसी टाइम पे कई हजार एकड़ जंगल साफ किए जा चुके होंगे। तो वर्तमान में 4% के आसपास है, 14% भूभाग पर हुआ करते थे, वर्तमान में 6% भूभाग पर है, लगातार काटे जा रहे हैं। अब इन जंगलों की एक इंपॉर्टेंस है, लगातार ये क्या करते हैं, ये जो वर्षा का चक्र होता है, जो ऋतुओं का चक्र होता है, उसको मेंटेन रखते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हो दिसंबर पड़ रहा है, दिसंबर चल रहा है, और दिसंबर में सर्दियां होती थी, लास्ट ईयर के कंपेरिजन में ही सर्दियां कम पड़ रही है ना, बहुत कम पड़ रही हैं। तो ये जो मौसम बदल रहा है वो इन्हीं वजह से बदल रहा है, इसी वर्षा वनों के काटने से। ऐसे ही आप एक जानते हो दक्षिणी अमेरिका में, साउथ अमेरिका में एक अमेजोन रेन फॉरेस्ट पाया जाता है, अमेजन वर्षावन, जिसको इतना बड़ा है कि इसको पृथ्वी का फेफड़ा बोला जाता है। फेफड़ा क्यों बोला जाता है, आपको इतना सा फैक्ट तो पता होगा कि पादपों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, तो जितनी ऑक्सीजन पूरे पादप पूरे साल में बनाते हैं, उनका 20% ये अमेजोन वर्षावन बना देते हैं अकेले, है ना। और बेटा इसको साफ किया जा रहा है सोयाबीन की खेती के लिए,
और पशुओं के चारागाहों को विकसित करने के लिए। और एक और रीजन है आजकल तो क्या है, ये लगातार वर्ष इससे यहाँ पे एनी टाइम, हर मौसम में यहाँ पे आग लगी रहती है इन जंगलों में हर टाइम। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने एक अलग से एक फोर्स बना रखी है इनके उसके लिए, आग को कंट्रोल करने के लिए। ये अमेजोन वर्षावन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनको सोयाबीन की खेती, पशुओं के चारागाहों को विकसित करने के लिए साफ किया जा रहा है। अब जब साफ करते हो आप, तो ऐसी स्पीसीज खत्म हो रही हैं जिनको हमने खोजा भी नहीं। हरी बात समझ में? तो इसकी वजह से इसको आवासीय क्षति में आ गए। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? विखंडन। ये विखंडन का मतलब आप जानते हो, किसी चीज को तोड़ना विखंडन होता है। तो विखंडन का मतलब है, जैसे मान लीजिए कॉलोनाइजेशन आप करते हो, मतलब आप बोलते हो सर हम जैसे मकान बनाने के लिए खेत को साफ करते हैं, 4-5 पेड़ काटे, तो हम सर 10 पेड़ उसके सामने लगा भी तो लेते हैं। उसमें और जो प्राकृतिक रूप से लगे हुए वृक्ष हैं उनमें अंतर होता है बेटा, जो आप लगाते हैं उनमें और प्राकृतिक रूप से जो वृक्ष लगते हैं उनमें अंतर होता है। और वो इकोलॉजिकली बहुत, पारिस्थितिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण वृक्ष होते हैं जो नेचुरली वहां लगे। तो जब आप उनको फ्रेगमेंटेशन से तोड़ते हो, जैसे मान लो ये है, आपने कॉलोनाइजेशन कर दिया, ऐसे काट दिया, या फिर आप आजकल देखते हो ना मुद्दा कि झारखंड के जंगलों में कोयले की खदान के लिए साफ किया जा रहा है, सड़कें बनाने के लिए साफ किया जा रहा है, तेलंगाना के जंगल ये साफ किए जा रहे हैं। तो वो सड़क ही तो निकाल रहे हैं, इतने से में क्या होता है? दिक्कत ये है कि कुछ जीव जंतु जैसे स्तनधारी और पक्षी होते हैं ना, वो झुंड में रहते हैं और वो अनडिस्टर्ब्ड रहने वाले जीव जंतु हैं, उनको डिस्टरबेंस पसंद नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप इसके बीच में से एक रोड निकाल देते हो, ऐसे एक रोड निकाल देते हो, तो इसका फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, विखंडन हो जाता है। जब आपने कॉलोनी काटी तो फ्रेगमेंटेशन हो गया, और फ्रेगमेंटेशन की वजह से वो जीव प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं जो समूह में रहते हैं, तो एक साथ रहना पसंद करते हैं, अब वो एक साथ नहीं रह पाएंगे। और एक होता है कि मानवीय क्रियाकलाप उस एरिया में बढ़ जाता है विखंडन से, है ना? आ रही बात समझ में? कई बार नेचुरली विखंडन हो जाता है, वो हो जाता है पोल्यूशन की वजह से, है ना? पोल्यूशन की वजह से, जैसे मान लीजिए कि एक जंगल के आसपास के इलाके में कई फैक्ट्रियां लगाई गई, तो कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो उन फैक्ट्रियों से निकलने वाले पोल्यूटेंट्स को सहन नहीं कर पाते, वो खत्म हो, और कुछ होते हैं जो सहन कर पाते हैं, वो पलते बढ़ते रहते हैं। लेकिन जो खत्म हो जाते हैं उनके ऊपर जो पेड़ पौधे निर्भर रहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर पेड़ पौधा है, उसको एक प्रकार के जीव जंतु खाते हैं और वो उसी पे डिपेंडेंट है, लेकिन जब आप उसको खत्म कर देते हो तो उस पर निर्भर जीव जंतु भी खत्म होते हैं। तो ऐसे विखंडन की वजह से भी जीव जंतु खत्म होते हैं, इसकी वजह से भी बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। ठीक है, तो पहला रीजन हमने देख लिया, हैबिटाट लॉस एवं फ्रेगमेंटेशन। देखिए ये लिखा हुआ है, हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। देखिए 14% एरिया पे हुआ करते थे, 6% एरिया पे है। ठीक है, उसके बाद हम देखिए अमेजोन रेन फॉरेस्ट, जो कि लंग है ना, ये लंग है, लंग है ना, सॉरी इट इज सो ह्यूज दैट कॉल्ड लंग्स ऑफ अर्थ, लंग्स ऑफ द प्लेनेट। ठीक है, हाँ एक ह्यूज को लंग्स ऑफ द प्लेनेट है ना, harboring probably millions of species in being cut and cleared for the cultivating soya beans and for conservation to grassland for raising beef cattle, है ना? पशुओं के चारागाहों को विकसित करने के लिए इसको लगातार साफ किया जा रहा है। समझ में आ रही है आपको बात? चलिए अब अपन बेटा नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? वो है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन में आपको बता दिया है मैंने, ऐसे जीव जंतु जैसे मान लीजिए ये है बर्ड्स और मैमल्स, जो लार्ज टेरिटोरीज की रिक्वायरमेंट होती है इनको, है ना, और कुछ सर्टेन एनिमल्स विद माइग्रेटरी हैबिट्स आर बैडली इफेक्टेड। माइग्रेटरी मतलब जो प्रवास करके आते हैं, जैसे भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, वहां पे साइबेरिया से सारस आते हैं ठंड में, लेकिन आजकल उनकी पॉपुलेशन लगातार कम होती जा रही है यहाँ आने वाले की। आप बनारस में आइए, बनारस में सर्दियों में क्या होता है, पक्षी आते हैं गंगा नदी में, लेकिन हर साल ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि उनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। क्यों कम होती जा रही है? क्योंकि ये जो आप ठीक है जंगल को कंजर्व कर रहे हो सही है, लेकिन उसमें स्पेसिफिक टाइप की जो जलवायु है जो उनको चाहिए वो लगातार चेंज होती जा रही है फ्रेगमेंटेशन की वजह। ठीक है, उसके बाद में दूसरा रीजन है वो है बेटा ओवर एक्सप्लॉइटेशन, है ना। ये पहला रीजन मैंने आपको बता दिया, दूसरा रीजन है वो है ओवर एक्सप्लॉइटेशन। दूसरा रीजन है वो है ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन का मतलब होता है बेटा, वो होता है इसका यानी कि अति, आप उसका उपयोग करो, अति उपयोग, या फिर आप उसका मतलब जरूरत से ज्यादा उपयोग करो। जैसे पहले आपने कहानियों में सुना होगा या देखा होगा, जैसे बाहुबली आपने फिल्म देखी होगी मूवी, तो उसमें आता है कि वो भल्लाल देव और जो बाहुबली हैं वो दोनों, अमरेंद्र बाहुबली, वो दोनों जाते हैं उसके जो सीक्रेट चुरा के लेके चला जाता है उसको, है ना। जिस टाइम पे बाहुबली कूदता है,
भल्ला को रस्सी पकड़ा के, तो वो कबूतर से उड़ा देता है। ऐसे पैसेंजर कबूतर हुआ करते थे, संदेशवाहक कबूतर। प्रेमिकाएं प्रेमी को अपने पत्र भेजती थी, प्रेमी अपने प्रेमिकाओं को पत्र भेजते थे। लेकिन आजकल वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वो कबूतर खत्म हो चुके हैं बेटा, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा यूज किया गया है। इतना यूज किया गया है कि उनको जनन करने तक का समय नहीं दिया गया है। ठीक है, इसकी वजह से वो खत्म हो गए हैं। ऐसे ही एक स्तनधारी थी, जलीय स्तनधारी थी, स्टीलर समुद्री गाय। ये रसिया के आसपास के ठंडे इलाकों में पाई जाती थी, ठंडे समुद्रों में, है ना, स्टीलर समुद्री गाय। वो भी आजकल इनके बहुत ज्यादा यूज करने की वजह से खत्म हो गई है बेटा। ठीक है, तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन यानी कि आप ज्यादा यूज करोगे तो खत्म हो जाएंगे। आजकल बहुत सारी जो भारत के महासागरों में पाई जाने वाली मछलियां हैं, क्योंकि लगातार क्या होता है, हमारी जो जनसंख्या है, ठीक है, पर राजनीतिक मुद्दे जो भी हों, लेकिन हमारी ज्यादातर पॉपुलेशन है वो लगातार मांसाहारी होती जा रही है। ठीक है, और वो एक तरीके से कई रीजन है उसके। एक तो वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी हो सकता है ना, जो चीज़ हम नहीं करते हैं वो थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट करती है हम लोगों को। और दूसरी चीज़ क्या होता है कि लगातार जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो उसकी वजह से हमारे खेत होते हैं वो अपर्याप्त लगते जा रहे हैं गवर्नमेंट्स को भी, कि हम उनका पेट भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। हालांकि अभी तक हम अच्छे से उत्पादन कर रहे हैं। तो ज़्यादातर जनसंख्या है वो मांसाहार की तरफ बढ़ती जा रही है, और उसकी वजह से समुद्री जो मछुआरे हैं, जो समुद्र में साउथ और जैसे साउथ पोर्ट देख लीजिए, या फिर गुजरात वाला, या फिर आप बंगाल वाला एरिया देख लीजिए, तो वहाँ क्या है, लगातार मछुआरों पे ये प्रेशर क्या है, उनके ऊपर, उनके पास अपॉर्चुनिटी आ गई है कि वो लगातार समुद्रों में जाए और मछलियों को पकड़ के लाएं। पहले क्या होता था, एक स्पेसिफिक पीरियड होता था मछली पकड़ने का, है ना, उत्सव के रूप में उसकी शुरुआत होती थी, फिर वो पकड़ने जाते थे, फिर पकड़ के लाते थे। 1-2 महीना उनको पीरियड दिया जाता था जिसमें वो मछलियों को छोड़ देते थे ताकि वो जनन कर सके। लेकिन आजकल वो लगातार पकड़ते हैं, और जब लगातार पकड़ते हैं तो मछलियों को इतना समय नहीं मिल पाता कि वो अपनी जननिक चक्र को परफॉर्म कर पाए, और उसकी वजह से जब मछलियों की जनसंख्या लगातार कम होती जा रही है, कुछ मछलियां हैं वो विलुप्ति के कगार पर आ चुकी हैं, अति यूज के कारण, है ना, ओवर एक्सप्लॉइटेशन के कारण। आप अतिशय यूज कर रहे हो आप, इसकी वजह से, तो ये भी एक ओवर एक्सप्लॉइटेशन का एग्जांपल है। ठीक है, उसके बाद में आप देख सकते हो एलियन स्पीसीज इन्वेजन। एलियन स्पीसीज इन्वेजन, विदेशी प्रजाति का आक्रमण। अगर आप गांवों से बिलोंग करते हो, जो हमारी यूट्यूब कम्युनिटी है, आप में से जो भी गांवों से बिलोंग करता है, या आप शहरों से बिलोंग करते हो, तो भी आप किसी खेत में जाइएगा और आप जाते हो उसको बोल दीजिएगा कांग्रेसी घास, है ना। कांग्रेसी घास इसलिए क्योंकि ये घास भारत में नहीं होती थी, लेकिन जब हरित क्रांति हमारी शुरू हुई तो हमने अमेरिका से गेहूं को आयात किया, और उसी गेहूं के साथ इसके बीज आ गए। ये विदेशी खरपतवार है। अब अमेरिका वगैरह में क्या है, इसका प्राकृतिक परवक्सी मिलता है, लेकिन इसको खाने वाला भारत में था नहीं। तो जब ये होता है ना कि जब हम पहली बार हमारे घर से बाहर निकलते हैं तो हम बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, अनकंट्रोल्ड रहते हैं। ऐसा बोला जाता है ना कि पहली बार निकला है, हवा लगी है। वैसे ही पार्थेनियम या गाजर घास या कांग्रेसी घास जिसको आप बोलते हो, उसके भी हवा लगी, क्योंकि प्राकृतिक परभक्षी नहीं था उसको खाने वाला, तो वो अनकंट्रोल्ड होकर पूरे भारत में फैल गई। आज एक ऐसा खेत नहीं मिलेगा भारत का, ऐसी एक पगडंडी नहीं मिलेगी जिसमें आपको गाजर घास ना मिले, है ना। इसको कांग्रेसी घास भी बोलते हैं क्योंकि कांग्रेस के कार्यकाल में आया था, क्रांति शुरू हुई तब। और इसके जो परागकण होते हैं, इसके फूल वगैरह जो होते हैं, सामान्य जो बायोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं है उनको बता दूं कि इनके जो फूल वगैरह होते हैं वो एलर्जिक होते हैं, बुखार वगैरह कर देते हैं, छींक आने लगती है भयंकर तरीके। ऐसे ही आप अगर आजकल एक और है लेंटाना, है ना, 2 स्पीसीज होती हैं उसकी, इनमें से एक स्पीसीज है वो लेंटाना की है, वो इन्वेसिव है, बाहर बाहर से आई है भारत में। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो भारत में बाहर से आई है, और ये बाहर से आने वाली स्पीसीज क्या होती है बेटा, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करती है, अनियंत्रित वृद्धि करती है, क्योंकि इनका प्राकृतिक परभक्षी नहीं होता। अब देखिए इसका एक एग्जांपल आपको तीसरा बता देता हूं, आप अच्छे से समझ जाएंगे। वो है ये आपका, जब आप शहरों में जाते हो या फिर आप गाँव में ज्यादातर नहीं मिलता, पर शहरों में जहाँ पे आप पानी भरी हुई जगह देखते हो, उसमें आप देखते हो हर एक पानी भरी हुई जगह जो गंदगी से पानी भरा हुआ है, वहां पे हरे हरे ऐसे छोटी छोटी पत्तियां जो अट्रैक्टिव लगती हैं। ऐसा लगता है कि जमीन है, नीचे पानी है ही नहीं, है ना, जो कीचड़ पे उगे रहते हैं। वो जो आता है ना, आइकोर्निया बोलते हैं इसको, वाटर हायासिंथ, या बंगाल का आतंक बोलते हैं इसको। भारत में, पराधीन भारत में, इसको इसके सुंदर पत्तियों से, चमकीली पत्तियां थी और नीलोष्म रंग के पुष्प थे, इसके नीले नीले कलर के फूल थे, इसलिए इसको लाया गया था और बंगाल के साइड में लगाया गया था इसको। लेकिन ये इतनी तेजी से जनन करती है बेटा अपने प्राकृतिक परभक्षी के अभाव में,
कि इसने भारत के लगभग हर एक जलकाय में अपनी प्रेजेंस ले ली है अभी। और ये भारत के जब ये फैली तब भारत के जो समुद्री जलमार्ग है वो अवरुद्ध हो गए थे भयंकर तरीके। और ये इतनी ऑक्सीजन अमाउंट खींच लेती है ना पानी से कि जलीय जीव जंतुओं की मृत्यु और होती है। ठीक है, तो ये अनकंट्रोल्ड इसलिए वृद्धि करते हैं क्योंकि इनके प्राकृतिक परभक्षी नहीं होते हैं। ऐसा ही एक एग्जाम्पल था पूर्वी अफ्रीका में, एक है विक्टोरिया झील है बेटा, एक है ना पूर्वी अफ्रीका में एक विक्टोरिया झील है। ठीक है, पूर्वी अफ्रीका में विक्टोरिया झील है, एक विक्टोरिया झील है। उस झील में सामान्य मछलियां पाई जाती हैं। ठीक है, सिचलिड मछलियां पाई जाती हैं। ठीक है, सामान्य मछलियां पाई जाती थी। अब इन्होंने क्या किया कि नील नदी की एक मछली थी नाइल पर्च, नील नदी की मछली, नील नदी में पाई जाती थी एक मछली नाइल पर्च, उसको उठा के इन्होंने विक्टोरिया झील में डाल दिया। और जैसे ही विक्टोरिया झील में डाल गया तो 8-10 महीने बाद में इन्होंने देखा कि ये जो विक्टोरिया झील में सिचलिड मछलियां पाई जाती थी उनकी 200 से ज्यादा, ठीक है, उनकी 200 से ज्यादा प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो गई बेटा। सिचलिड मछलियों की 200 प्रजातियां, 200 से ज्यादा प्रजातियां विलुप्त हो गई। क्यों? क्योंकि नाइल पर्च विक्टोरिया झील में जैसे ही डाली गई तो उसका प्राकृतिक परभक्षी वहां था नहीं, इसको लगा अब खाने को सारी चीजें मिल गई हैं, तो इसने इतने तेजी से चीजें काम में ली वहां पे जो संसाधन मौजूद थे विक्टोरिया झील में कि जो नाइल पर्च को चाहिए था वो उसको मिल ही नहीं पाया, सॉरी सिचलिड फिश को जो चाहिए था वो उसको मिल ही नहीं पाया और इसलिए वो खत्म हो गई बेटा। ठीक है, चलिए उसके बाद में ये एग्जाम्पल हो गए आपके, हो गए एलियन स्पीसीज इन्वेजन के, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हमने करवाई दिया। ठीक है, देखिए और आजकल भारतीय नदियों में एक अफ्रीकन कैटफिश लाई गई है बेटा, अफ्रीकन कैटफिश का नाम है क्लेरियास गेरिपाइनास, इलीगल तरीके से लाई गई थी समुद्री मार्ग से, इसको गवर्नमेंट ने नहीं लाया है, ये थोड़ी तेजी से जनन करती है इसलिए इलीगल तरीके से भारत की नदियों में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ये इतनी तेजी से जनन कर रही है ना, अपने वही प्राकृतिक परभक्षी नहीं है, इसका जो खाने वाला ऑर्गेनिज्म है वो है नहीं, इसलिए इतनी तेजी से फैल गई कि भारत की जो इंडिजिनस कैटफिश है यानी कि देशज कैटफिश है उनके लिए खतरा बन चुकी है। ठीक है, ये तीसरा कारण हो गया। चौथा कारण क्या है? चौथा कारण है बेटा वो है को एक्सटिंक्शन, सह विलुप्तता। ठीक है, चौथा कारण है को एक्सटिंक्शन। ठीक है, को एक्सटिंक्शन या सह विलुप्तता। सह विलुप्तता ऐसा है कि जो प्रेमी थे उनमें रिलेशन ऐसा होता है कि प्रेमी मरा तो प्रेमिका का मरना तय है, या प्रेमिका मरी तो प्रेमी का मरना, हमारा तो जन्मों जन्मों का जोड़ा है। उस टाइप के ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। जैसे कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जैसे वेल, तो वेल के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु पाए जाते हैं जो वेल के ऊपर ही अपनी जिंदगी को बसर करते हैं। ठीक, तो अगर आप वेल को खत्म कर दोगे तो वो छोटे छोटे जीव जंतु है ना वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही कुछ पादप होते हैं वो छोटे मोटे कीट पतंगे उनके लिए फिक्स है। जैसे सरसों में आप देखोगे, सरसों होती है वो बी मधुमक्खी से परागित होती है, मधुमक्खियां बैठी हुई देखेंगे आप सरसों के फूल पे। तो अगर आप मधुमक्खियों को खत्म कर दोगे ना, अगर सरसों का फूल स्पेसिफिक रूप से परागित होता है मधुमक्खी से, परागित मतलब जो शुक्राणु है, शुक्राणु को परागकण बोलते हैं पादपों में, उसको ले जाके वो क्या करती है मादा पुष्प पे छोड़ती है। ठीक है, तो अब जब आप मधुमक्खियों को खत्म कर दोगे तो उनमें परागण नहीं हो पाएगा, निषेचन नहीं हो पाएगा, निषेचन नहीं हो पाएगा तो बीज नहीं बन पाएगा, बीज नहीं बन पाएगा तो अपने आप ही खत्म हो जाएगी सरसों। आ रही बात आपको समझ में? ऐसे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, एक पार्टनर को आप खत्म कर दोगे, इसको सहोपकारिता का संबंध बोलते हैं, जिसमें दो जीवों में ऐसा संबंध होता है जिसमें दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं और दोनों एक दूसरे के लिए अनिवार्य होते हैं। तो एक को आप खत्म कर दोगे तो दूसरा अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये जैव विविधता जो कोज है बायोडाइवर्सिटी लॉस के, इविल क्वार्टेट है, जैव विविधता क्षति के कारण वो यहाँ पे खत्म होते हैं बेटा। आपको और भी चीजें चाहिए होंगी तो मैं पिछले लेक्चरों में भी मैंने आपको बोला था कि आप कमेंट करके हमें कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कि सर आप इस पे वीडियो बनाइए, आई विल डेफिनेटली डू दैट, है ना। तो आप बता दिए, आपको अगर सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जो भी बच्चे जिनको जीटी में या फिर बायोलॉजी में इंटरेस्टेड हो उनको ये जानकारी अच्छी लगेगी। थैंक यू क्लास लेने के लिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट कभी भी जब भी होगा तब। थैंक यू, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।